मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिसने नाक में दम कर दिया, वो एक शिक्षक दिनेश चौहान। आज पकड़ लिया हम उसको। पूरे प्रदेश को मालूम चले शिवराज मामा की नाक में दम कर दिए। बेरोजगारी से परेशानी है, क्या दिक्कत है मालूम नहीं। दिनेश जी, स्वागत है आपका। क्या दिक्कत है आपको? क्यों शिवराज मामा के पीछे पड़ा है आप? बहुत बहुत पहली बात तो भंवरलाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम आप जो पूछ रहे हैं, बता रहे हैं हम आपको कि क्यों पीछे पड़े हैं। पीछे पड़ने की सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी। और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में छोड़ के बाकी सब कुछ बोलेंगे, पर बेरोजगारी के बारे में मामा को कुछ नहीं बोलना। 4 साल से वो बेहाल है, परेशान है, मर रहा है, जी रहा है, क्या हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पीछे पड़ना तो लाजमी है ना साहब। अरे दिनेश जी, तो बेरोजगारी केवल मध्य प्रदेश में है, दूसरे राज्य के टीचर को कोई लेना देना नहीं है। हम तो देखते हैं केवल आप ही मामा के पीछे पड़े हो और टीचर दिखाई नहीं देता है। नहीं, ऐसा नहीं कि अकेले मैं पड़ा हूं पीछे। सच्चाई है कि मैं बाकी शिक्षकों की एक जुबान हूं, ऐसा नहीं है। बाकी सभी शिक्षकों का, बाकी लोगों का, छात्रों का, सबका सहयोग है, सबका सपोर्ट है। उनके ही जो आत्मबल है जो मुझे मिलता है, उसकी वजह से दिनेश सिंह चौहान तो एक नाम है। सच्चाई तो है कि आवाज उन सभी लाखों शिक्षकों की है। और जैसा आपने कहा ना कि दूसरे राज्यों में नहीं है बेरोजगारी, हमें क्या मदद दूसरे राज्यों से। मैं अगर वोट दिया हूं मामा को, मैं इस मध्य प्रदेश में हूं, मध्य प्रदेश का मुखिया मेरे मामा है, तो मैं मामा से ही बोलूंगा ना। मैं आंध्र प्रदेश के थोड़ी ना कि येदियुरप्पा जैसे बोले जाने, क्योंकि आंध्र प्रदेश जाकर बोलू नहीं नहीं, वाईएसआर जाके बोलू नहीं, आप ऐसे जगमोहन साहब से कि आप हमें रोजगार दीजिए, या मैं केजरीवाल से जाकर बोलू, काय को बोलू मैं तो बोलूंगा अपने प्रदेश की ना। पर दिनेश जी, मामा ही बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। वो कमलनाथ 15 महीने रह के गया, वो बेरोजगारी बढ़ा के चला गया, आप मामा को जिम्मेदार ठहरा रहे। भाई कमलनाथ जी थे, कमलनाथ जी ने रोजगार नहीं दिया, तो कमलनाथ जी के खिलाफ भी हमने प्रदर्शन किया। जब हमने प्रदर्शन किया तो कुछ उन्होंने भर्तियों की शुरुआत की ही थी कि सरकार चली गई। और रहा सवाल कमलनाथ जी का, तो वो भी युवाओं के साथ कम छलावा नहीं किए हैं। नंबर 1 का छलावा उन्होंने भी किया, बहुत बड़ा घोटाला उन्होंने भी किया। किस बारे में लेकर के? युवाओं को लेकर के। उन्होंने कहा था 50,000 भर्ती में ज्वाइनिंग, जैसे सी मुख्यमंत्री बनूंगा 50,000 भर्तियों की बात करूंगा। लेकिन ये जो मानसिक तौर पर जो बेरोजगारी का जो दुख दर्द हो शुरू होता है ना बेरोजगारी की वजह से, वो बहुत बड़ा खतरनाक होता है। और इसके बारे में कोई बात नहीं करता, चाहे कमलनाथ जी हो चाहे कोई भी हो। अच्छा बताइए, अब कमलनाथ जी क्यों लेटर लिख रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, शिवराज जी उसमें भर्तियां निकालिए, 2 साल से बेचारा युवाओं कुछ नहीं मिला, उनको कुछ एक्स्ट्रा ओवर दे दीजिए। तो एटलीस्ट कमलनाथ जी को अब याद तो आ गई ना कि बेरोजगारी है। पर दिनेश चौहान जी, आपने बोला वो दर्द शिवराज मामा भी झेल रहा है। उनके बच्चे खुद बेरोजगार है, शिवराज मामा ने तो बिल्कुल नहीं बोला। जब उनका बच्चा बिल्कुल एंजॉय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो प्रदेश का और बच्चा भी तो कर सकता है। देखिए क्या है, मुझे उनके बच्चों से ज्यादा लेना देना तो है नहीं, क्योंकि मैं पर्सनल किसी के पारिवारिक मैटर पे कैसे घुसूं। पर मुझे इतना पता है कि जिस व्यक्ति के पास पूरे राज्य की सत्ता हो, सब कुछ अरबों करोड़ों रुपए हो, तो उसका बच्चा बेरोजगार हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उसके पास खाने के और पहनने के सब कुछ कपड़ा, साधन, संसाधन मिल जाता है। अरे समस्या तो उसके लिए साहब, जो माता पिता ने अपनी जमीन को गिरवी रख करके, बेच करके किसी प्रकार से तैयारी करवा रहे हैं छात्रों को, और उनको ना तो जॉब आ रही ना कुछ आ रहे हैं, उस दर्द को शिवराज सिंह चौहान नहीं समझ सकते हैं। कैसे कंपैरिजन नहीं? मत करिए आप। कैसे नहीं समझ सकते? मामा ने गरीबों को राशन दिया कोरोना में, दर्द समझ रहा है तभी तो दे रहा है कि बच्चा, जो गरीब का बच्चा है, वो राशन ले और आराम से पढ़ाई करे वो। तो अगर राशन किसको दिया जा रहा है? राशन दिया जा रहा है गरीबों को। गरीबों का अर्थात जिनके पास खाना पीना नहीं है। बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा राशन उसका रोजगार होता है। आप किसी को भीख में खैरात मत दीजिए, आप उसको इस योग्य एक जॉब दे दीजिए, ताकि उसको भीख मांगने की आवश्यकता ना पड़े। भीख मांगने की आदत क्यों डालते हैं आप उनको रोजगार दीजिए, उनको सजग करिए, तो उनको दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी फ्री पढ़ने में बाकी चक्कर काटने की। दिनेश जी, वो भीख नहीं है, वो मामा का प्यार है, जो मामा दिल से लुटा रहा है वो। देखिए मामा जी अपने घर से लुटा नहीं रहे। कुल मिला के है कि मेरे दो जेब हैं, इधर मेरे से 10 रुपए निकाल करके इधर मेरे को 2 रुपए दे डाल देना कोई बहुत बड़ा है और रहमत दिली नहीं है। आपको पता है पूरे प्रदेश का जनता जब टैक्स भरती है, हर प्रकार का जीएसटी टैक्स, एसटीएस टैक्स, बतेरे टैक्स, और आजकल तो पता है पेट्रोल की कीमत बेसिक तौर पर होगी 40 रुपए, पर मिल रहा है 111 रुपए में। बाकी पैसा कौन दे रहा है? जनता ही दे रही है। क्या अपने जेब से दे रहे हैं? मेरे ही जेब से पैसा निकाल के 10 रुपए 2 रुपए मेरे इस जेब में डाल दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम बड़ा दरिया दिली दिखा रहे हैं। तो देश बेवकूफ बनाने वाली बात देश के विकास के लिए जरूरी है पेट्रोल का दाम। पेट्रोल बढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा।
पेट्रोल के दाम अगर बढ़ेंगे तो देश का विकास नहीं बढ़ेगा साहब, सच्चाई तो है कि देश का विनाश बढ़ेगा। अब ये बताइए, ऊर्जा का मुख्य साधन आज भी इन्होंने एक गैर परंपरागत साधनों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया आज तक, अर्थात इन्होंने आज तक सोलर सेल पर बाकी चीजों पर अच्छा खासा टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ाई है, ना ही आज तक उसमें कोई भी उन्नत इन्होंने कार्य किया है। आज भी हम चाइना, अमेरिका ऐसे देशों पर निर्भर रहते हैं। और जब पूरे देश की 99% इकोनॉमी, 90% मान के चलता हूँ कि 90% इकोनॉमी पूरी तरह से डिपेंड है कोयला, पेट्रोलियम और खासकर पेट्रोल और डीजल पर, उसके रेट इस प्रकार से बढ़ोगे तो आपको लगता है देश की इकोनॉमी बढ़ेगी? सच्चाई ये है, अमीर आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो गरीब आदमी है उसकी कमर टूट जानी है। कमर इसलिए टूट जानी है क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो तय है कि उससे जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं वो ऑटोमेटिक महंगी हो जाती हैं। और आपको पता है कि एक तो चढ़ रहा है कहाँ, पहाड़ में, और दूसरा पहुंच गया कहाँ, आसमान में। तो चाहे वो पेट्रोल का तेल हो चाहे खाने का तेल हो, दोनों को आग लगा रखी है। और यही वो सरकार है जब पेट्रोल डीजल, वही कांग्रेस के समय में मनमोहन सिंह की मुझे याद आ रही है कि उस समय पेट्रोल डीजल की कीमत मुझे लगता है 70, 60, 65 पहुंच गई थी। तो अरे दादा, बिल्कुल छाती पीटने लगे थे, ऐसा लग रहा था बस इनका पूरा घर उजड़ गया। अब कहाँ गए वो सारे लोग? मतलब ये जो ड्रामेबाजी होती है ना, ये बड़ा ही बेकार की बात होती है। अब कहाँ गया? कैसे होगा देश का विकास, मुझे बताइए। पर दिनेश जी, वो तभी तो छाती पीट रहा था क्योंकि पेट्रोल के दाम वो कर नहीं पा रहा था। पेट्रोल जितना बढ़ेगा देश का विकास बढ़ेगा। देखिए मोदी जी ने कितना अच्छा कर दिया, 70 साल में किसी ने किया क्या? तो 70 साल में ये भी तो नहीं किया कि एक ही साल में कम से कम 10 से 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएं। 12 करोड़ लोग रोजगार हुए पिछले 2020 में। अब इस बार फिर से डाटा आएगा, इस बार डाटा आएगा तो पता चलेगा कि कम से कम 20 करोड़ रोजगार बेरोजगार हो गए। मोदी जी आत्मनिर्भर बना रहे हैं सबको, सब रोजगार देने लगेगा उसके बाद। तो भैया एक काम करिए, हम सरकार खुद चला लेंगे, आप काय को प्रधानमंत्री हो, हम आत्मनिर्भर बन लेंगे, काय को विधायक हो, काय को सांसद हो, काय को मंत्री मिनिस्टर, काय को अफसर, हम लोग अपना टैक्स काय को देंगे। हम आत्मनिर्भर है ना, हम अपना प्रधानमंत्री खुद बन लेंगे, आपकी आवश्यकता नहीं हमें। भैया आत्मनिर्भर की बात नहीं है सर, सच्चाई ये इस चीज का कि जब सरकारें इन लोगों से नहीं चल पाती हैं तो ये सीधे सीधे तौर पर बता सकते हैं कि भाई देखो हमसे नहीं झेला जा रहा है, युवाओं आप लोग बताओ आप लोग क्या कर सकते। देखो हमें तो कोई राजनीति करनी नहीं ना, हम किसी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस समर्थित जहां राज्य है, वहां पर बेचारे मेरे बेरोजगार साथी लाठी डंडा खा करके पुलिस के एग्जाम आज तक ना करवा पाओ वो लोग। ऐसे देखिए आप राजस्थान का देख लीजिए, जहां पर कांग्रेस हालत है, वहां पर जहां पर कांग्रेस है वहां पर अगर रोजगार के लिए आंदोलन करते छात्र तो कांग्रेस कह देती है देखो जो ये बीजेपी करा रही है। जहां बीजेपी होती है वहां कहते देखो जो कांग्रेस करा। अरे भैया इनसे नौटंकी से बाहर निकलो, बेरोजगार है, बेरोजगारों की बात किया करो, क्योंकि अब ये बेरोजगार समझ रहा है इस चीजों को। आपने मुझसे एक चीज पूछी कि आप जो है बात करें विकास की, किस काम का विकास? जिस राज्य की जनता, जिस देश की जनता, जिस देश का युवक सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो कि पूरे देश का, प्रदेश का पहिया है, वही मानसिक तनाव में ग्रस्त है, बेरोजगारी से ग्रस्त है, वो कैसे देश का विकास हो सकता है? मुझे बताइए। तो विनाश की ओर जा रहा है देश, विकास की ओर कहां जा रहा है? दिनेश जी, आप जिस अंदाज में बोल रहे हैं और आप जिस क्रांतिकारी भाव से बोल रहे हैं, शिवराज जी आपसे डरने लगा है। व्यापम तो इतना डर गया कि वो कैलेंडर अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए तो जिम्मेदार आप हुए। आप जब हेड लगा के बोलते हैं तो अच्छा डर जाता है। तो व्यापम का कैलेंडर, वो अधिकारी रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं वो। एक बात बताइए मुझे, डरने की क्या बात है इसमें? ना तो मैं डरा रहा ना तो कुछ कर रहे हैं। रहा बात शिवराज सिंह चौहान जी का कि डरने की बात, वो काहे को डरेंगे किसी से, वो तो हमारे मामा है। एक बात बताइए, अगर मेरे घर के मुखिया कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मेरे घर के मुखिया मेरे पिताजी है, तो कोई भी समस्या होगी तो मैं रोऊंगा, गाऊंगा, छाती पीटूंगा उन्हीं के सामने, तय है। और ऐसे ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान है तो उन्हीं के सामने रोऊंगा, गाऊंगा, छाती पीटूंगा भैया दो। और ऐसे ही व्यापम के सह मुखिया जो है, व्यापम के चेयरमैन है, उन्हीं को बोलेंगे, उन्हीं को रहेंगे जाएंगे। और रहा सवाल कि मैं ही क्यों, उसकी एक वजह है। जब ये हमारे जनता का पैसा का टैक्स लेकर के इनका जीवन चल रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे चपरासी हो, चाहे कोई भी कलेक्टर, एसपी कोई भी हो, कोई अपने घर से रुपए नहीं निकालता। सच्चाई है कि जनता के टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, उससे इनको सैलरी मिलती है। इट मींस दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। उनको, हम पब्लिक है अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो हमारी सेवा के लिए उनको तत्पर रहना चाहिए ना। ऐसा थोड़ा ना कि बिना सेवा के मेवा खाते जाओ, ये तो गलत है ना सर। इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। इनको डरना चाहिए ऊपर वाले से, इनको डरना चाहिए बड़ी बड़ी समस्याओं से। पर दिनेश जी, आपने पहले परीक्षा का मांग उठाया, पुलिस भर्ती होना चाहिए। बेचारे नरोत्तम मिश्रा जी ने प्रयासों से उसकी तारीख निकलवा दी। फिर आप बोलते हैं व्यापम का कैलेंडर अपडेट होना चाहिए, फिर आप बोलते हैं परीक्षा भी होना चाहिए।
तो क्या क्या होना चाहिए? वो आपकी मांग मान तो रहा है, परीक्षा का नोटिफिकेशन दे दिया, और क्या दम लेंगे आप नरोत्तम जी और शिवराज जी की? इसमें दम की क्या बात है? ये तो जिम्मेदार लोग हैं। और जहां तक आपने कहा कि परीक्षा भर्ती, एग्जाम्पल के लिए आपको भूख लगी है, मैं बोला मुझे रोटी चाहिए, आपने आदेश दे दिया दिनेश सिंह चौहान को 2 रोटी दे देना, ठीक है, आपने आदेश दे दिया है, लेकिन बनाने वाला रसोइये ने आज तक मुझे रोटी दी ही नहीं। 3 से 4 साल होते जा रहे हैं, वो रोटी मिली नहीं मुझे। ये बताइए, अगर मुझे रोटी नहीं मिली, क्या मेरी भूख मिटी? अरे आपके आदेशों से, आपके निर्देश से क्या हो जाता है? आपने आदेश दिए, पुलिस भर्ती निकल गई, क्या उसका एग्जाम हुआ? क्या उसके कितने बच्चे सिलेक्शन लिए? कुछ कोई आज तक कोई डाटा, कुछ भी नहीं। सच्चाई तो ये है कि जो जिम्मेवार डिपार्टमेंट है, जिसको एग्जाम कराना चाहिए, वो आराम से 3 साल से बढ़िया पैसे लेकर के खा रहा है, मस्ती कर रहा है, कोई दिक्कत की नहीं है। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए बेरोजगार, हमारी चल रही है सरकार। राज्यसभा नरोत्तम जी का तो बहुत बहुत उनका शुक्रिया कि उन्होंने नोटिफिकेशन दिया। तो हम तो उनसे कहते हैं कि नोटिफिकेशन की बात क्या है, आप तो गृह मंत्री हैं, आप एक बार आदेश करिए, भर्ती परीक्षा हो जाए, फटाफट बच्चे जो है गृह मंत्रालय में जाए, भर्ती को ले, फटाफट 18,000 पदों का और आपने भर्ती के लिए घोषणा की, वो भी दो। हम तो ये चाहते हैं ना। पर दिनेश जी, वो बेचारा बुजुर्ग आदमी है, के सिंह, बुजुर्ग आदमी को इतना परेशान कर रहा है, रिटायरमेंट का दिन बचा है, आप लोगों को तो दुआ करनी चाहिए उनका रिटायरमेंट अच्छा हो जाए। वो बेचारा बुजुर्ग क्या करेगा? आराम ही करेगा ना वो। हम तो चाहते हैं कि उनका रिटायरमेंट बहुत शानदार हो, हम तो चाहते हैं उनको बुके लेकर के उनका सम्मान करें, लेकिन कब करेंगे? जब वो जाते जाते कुछ अच्छा काम करते जाएं। सब इंस्पेक्टर का कैलेंडर, पटवारी का कैलेंडर, फॉरेस्ट गार्ड कैलेंडर, सुपरवाइजर का कैलेंडर, कांस्टेबल की भर्ती के डेट निकाल दें, कितना मजा आ जाएगा। इंजीनियर का निकाल दें, हमें तो वर्ग 3 का जो पेपर अटका उसको निकाल दें। ऐसा हम तो चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग, हमारे बिल्कुल, हमारे मतलब नहीं कहते, परम धाम को जाने से पहले एकदम सभी प्रकार के सुख शांति पूर्वक सुख भोग सके, हम तो भी चाहते हैं बिल्कुल। पर दिनेश जी बेचारा बुजुर्ग आदमी है, घर में कैलेंडर लगा नहीं सकता, तो वो इतने सारे कैलेंडर कैसे देगा वो अपडेट करके? देखिए बुजुर्ग हैं तभी तो मैंने बोला, बुजुर्ग के पास क्या होता है, एक्सपीरियंस बहुत होता है। अब ऐसा तो नहीं कि बुजुर्ग जो खुद टाइपिंग करेंगे, बुजुर्ग को तो आदेश देना है। आज वो इस सीनियर लेवल पे पहुंच चुके हो, सीनियरिटी लेवल पे पहुंच चुके, जहां उनको आदेश पारित करना है। आदेश पारित कर सकते हैं अपने अकाउंटेंट को, आदेश पारित कर सकते हैं अपने टाइपिस्ट को, अपने असिस्टेंट को। सरकार से बोल सकते हैं एग्जाम में चाहता हूं कि बच्चों की दुआएं मुझे लगे, इसलिए मैं एग्जाम डेट दे के जाना चाहता हूं, क्योंकि चूंकि मैं रिटायरमेंट हो रहा हूं। हम तो अच्छा सोच रहे हैं ना सर। पर दिनेश जी ऐसा नहीं है, शिवराज मामा को नींद नहीं आता, वो दिन रात भांजे भांजियों के बारे में सोचता है। मामी जब पूछती है कि काहे नहीं सो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भांजे भांजियों की चिंता लगी है, और आप कह रहे हैं कि मामा को चिंता नहीं है। नहीं, उनको चिंता इस बात की लगी रहती है कि कहीं भी जाऊंगा तो झंडा लेके खड़े हो जाएंगे कि हमें भर्ती दो। उनको चिंता इस बात की लगी रहती है कि पिछले 4 साल से जब भर्तियां नहीं हुई हैं, और पिछले 2 साल लगभग इनको भी होने वाले हैं अपने सत्ता को लेकर के, तो अभी तक देख रहे हैं हम लोग चारों तरफ से कि इनको कुछ भी प्रकार करना, तो युवाओं के लिए कुछ ऐसा योजना लाई, ना ही इन्होंने कैलेंडर अपडेट कर पाई है। तो छोड़ो, जो व्यापम का निर्माण इन्होंने खुद किया, जिस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का, वो खुद कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के परीक्षा में उलझी हुई है, करप्शन उसमें हुआ है, सरकार अभी तक उसकी जांच नहीं करा पाई है। तो टेंशन तो होगी ना सर, टेंशन तो होगी। चिंता का वजह कुछ और है, वजह आप जो कह रहे हैं वो वजह नहीं, चिंता की वजह यह है यार कैसे निकले, कहीं भी जाएंगे खड़ा हो जाएगा युवा। अभी तो चलो कम से कम कुछ घर में बैठा हुआ है, कुछ अगर बाहर निकल आएगा तो और दिक्कत करेगा, तब क्या होगा? अभी चुनाव होने वाले नगरीय निकाय के, तब क्या होगा? पर चौहान जी, कमल पटेल जी बहुत चिंतित है। बच्चा लोग उनसे मिलने को गया तो कमल जी ने बोला, जो कृषि मंत्री है, कि उसकी जांच चल रही है, जैसे ही होगी सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी एक व्यक्ति पर चुनाव अगर उसका कैंसिल हो जाता है, अभी देखिए नंद कुमार चौहान जी की जो है आकस्मिक मृत्यु हुई, तो उसकी सीट खाली हुई, उनकी सीट खाली हुई, तो आप देख रहे हैं उसके चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल 6 महीने के अंदर हो जाएगी। आपने दमोह को उपचुनाव देखा ही अपने से, जब चुनाव एकदम 6 महीने के अंदर हो करके शपथ ले सकते हैं, तो मेरे भाई साहब ये बताइए कि कौन सी जांच चल रही है? एजेंसी आपकी, सरकार आपकी, लोगों को बुलाओ, पकड़ो दमोह वो, का नाम सीआईडी लेके, आपकी, दिनेश जी इंटेलिजेंस दमोह, आपका, एक मिनट, इंटेलिजेंस आपका, सीआईडी आपकी, पुलिस आपका। मुझे बताओ, क्या वो इंटेलिजेंस में दम नहीं, क्या वो सीआईडी में दम नहीं? और अगर उनमें दम है तो क्या आपकी नियत में खोट है? स्पष्ट करो साहब, स्पष्ट करो। दिनेश जी, दमोह का नाम लेके आप शिवराज के जख्मों को उधेड़ रहा है दिनेश जी। वो दमोह की याद मत दिलाइए, वो शिवराज मामा को
बहुत परेशानी हो गया दमोह में, वो आपकी वजह से, वो आप लोग ने वो मुद्दा उठाया, वो चुनाव हार गया वहां पे। नहीं, देखिए क्या है, चुनाव हारना जीतना लोगों के अपने कृत्य पर निर्भर करता है। अगर शिवराज मामा समय रहते अच्छी भर्तियां देते हैं, निष्पक्ष तौर पे भर्तियां कराते हैं, अपने भांजे भांजियों को निष्पक्ष तौर पर ज्वाइनिंग देते हैं, तो तय मानिए कि उनको सीट है अच्छी मिलेगी। और नहीं देते तो 2018 का चुनाव आपको याद ही है, पता चलेगा उस बार कम से कम पहुंच गए थे 100 तक, इस बार पता चले वो भी ना पहुंच पाए। यही हो सकता है, क्योंकि जनता को अच्छे से पता, कब तक बेवकूफ बनाओगे मुझे बताओ, कब तक बेवकूफ बनाओगे? आपको लगता है कि किसानों को पटा करके या किसानों को 2-4 हाजमोला की गोली दे करके सरकार अपना काम निकाल लेगी? जो बेरोजगार व्यक्ति है ना साहब, वो पढ़ा लिखा किसान है। कांस्टेबल की तैयारी गृह मंत्री का लड़का नहीं करेगा, कांस्टेबल की तैयारी एक आईएएस लड़का नहीं करेगा, एक आईपीएस लड़का नहीं करेगा, एक किसान गरीब का बच्चा करेगा। वो ही खुद एक जो क्या करता है, 4 महीने जाके खेती में काम करता है, फिर कुछ गल्ला बिका तो आकर के तैयारी करता है, सोता चलो भर्ती मिल जाएगी तो कोई दिक्कत। तो वो है, वो पढ़ा लिखा किसान है। दिनेश जी, हमको तो लगता है वो शिवराज मामा और नरोत्तम मिश्रा ये सोचते होंगे कि जब ये अकेला दिनेश चौहान इतनी नाक में दम कर रहा है, तो इसके पढ़ाए हुए बच्चे अगर पुलिस भर्ती में आ गए तो ये तो हमारी नाक में दम कर देगा, इसीलिए वो भर्ती नहीं निकाल रहे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सच्चाई तो है कि अगर पढ़े लिखे लोग अच्छे जाएंगे, अपने अधिकारों सजगता के तौर पर जाएंगे तो राज्य का विकास करेंगे। इसमें डर उन्हें होना चाहिए जो कि जिनके अंदर चोर है। देखिए, सिपाही से डर किसको लगता है? चोर को, ना कि होनहार को, ना कि राजा को, ना कि जनता को, और ना कि एक साफ और सुथरे व्यक्ति को। सिर्फ सिपाही से डरता है चोर व्यक्ति। अगर कोई चोर होगा तो उसको डर लगेगा, नहीं होगा तो आराम से उसका राज करेगा, उसका सुखभोग करेगा। इसमें तो ये सवाल ही नहीं उठता डरने का, या ये सोच करके मेरे पढ़ाए हुए छात्र जो है अलगार करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हर कोई चाहता है अपनी जॉब को शांतिपूर्वक करना। लेकिन हाँ, अगर उनकी जॉब में आप उनको परेशान करो, बिना मतलब के उनको प्रताड़ित करो, तब तो सिंपल है कि कोई ना कोई व्यक्ति तो उनके लिए खड़ा होगा। अभी जैसे मैं खड़ा हूं, आगे चल के कोई और भी खड़ा होगा। दिनेश जी, बच्चों के लिए मामा कितना सोचता है उसका उदाहरण इसी से समझिए। स्कूल मामा ने बंद करवा दिया, मतलब बच्चे आराम से घर से रह के ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बस का किराया बचेगा। मामा इतना सोच रहा है उनके स्वास्थ्य को लेकर के, और आप करें मामा बच्चों के लिए सोच नहीं रहा है। देखिए, स्वास्थ्य और बीमारी में अंतर होता है। बीमारी होती है कौन सी? एक होती है जो आपको आए, बुखार आए और आपको दिक्कत है, तब तो बंद करो, चलता है। वायरस की बीमारी हो तो लगातार चीजों को बंद नहीं रखा जाता। आप छोटे छोटे देश उठाइए जहां पर उन्हें शिक्षा से समझौता नहीं किया है, बच्चों के लिए बकायदा प्रॉपर अलग से केबिन बना दिए हैं, बच्चा आराम से बैठ के पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं। क्योंकि 2 साल से जब लॉकडाउन लगा हुआ है, जो शिक्षा नहीं हो पाएगी, उससे आगे चल के पता चलेगा तीसरा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। तो ये बच्चों को हित की बात नहीं है, क्योंकि अहित की बात है। आप अगर जिम्मेदारी पूर्वक उनको शिक्षा नहीं मुहैया करा सकते तो आप किस प्रकार की सरकार? आप कह रहे हैं ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, आपके पास स्कूल है, आपके पास शिक्षक है, आपके पास स्टाफ है, आप उनको कोरोना से गाइडलाइन से बचाव करते हुए एजुकेशन दीजिए ना। क्योंकि शिक्षा से समझौता जो भी देश करता है वो गड्ढे में जाता है, तय है, ध्यान रखिए इस बात को। आज बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री हैं जिन लोगों ने आज तक शिक्षा को समझा नहीं, तो आज भी वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बाद चतुर्थ वर्ल्ड में आते हैं वो लोग। तो इसलिए मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। कोरोना के नाम पर ना तो स्कूल बंद करने चाहिए ना कॉलेज बंद करने चाहिए, बल्कि उसकी एक बात बताइए, जब मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, स्कूल बंद है, बस चल रही है खाचा खाच, ट्रेन चल रही है खाचा खाच, बाजार चल रहा है खाचा खाच, इनकी पार्टियां हो रही खाचा खाच, बारात जा रहे हैं, सब फटाफट चल रहा है, एक नंबर का। ये भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जब ये सब चल सकता है और कोरोना नहीं हो रहा, तो क्या स्कूल में कोरोना घुस जाएगा? अरे स्कूल में तो बच्चे डिसिप्लिन होते हैं साहब, वो लाइन से आएंगे, बकायदा पढ़ेंगे, सैनिटाइज करिए। सच्चाई ये है कि इच्छा नहीं है कि उनको शिक्षा दो, और क्योंकि शिक्षा दोगे तो तय है कि उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए सीधे तौर पर क्या करो कि भैया स्कूल ही बंद कर दो, ये तो खर्चा हो जाएगा। दिनेश जी, आपने डिसिप्लिन का बोला है, मोदी जी ने डिसिप्लिन का बिल्कुल ध्यान रखा है बच्चों के लिए। देखिए, सिंधिया जी को उड्डयन मंत्रालय दे दिया, बच्चों को प्लेन मिल जाएगा, सिंधिया मध्य प्रदेश के। देखिए क्या है, राजनीति वो अपनी समझ के हिसाब से करते हैं, कौन किस व्यक्ति को मंत्रालय देना है, किसको मंत्रालय नहीं देना है, किसको क्या बनाना है, किसको क्या नहीं बनाना है,
ये तो जनता ने उनको जो जनादेश दिया है उसके आधार पर वो करें। कोई बात नहीं, हमें ना तो सिंधिया से दिक्कत है, ना तो हमें मोदी से दिक्कत है, ना हमें मामा से दिक्कत है, ना हमें कमलनाथ से दिक्कत है। हमें दिक्कत है अकर्मण्यता से, हमें दिक्कत है रोजगार विरोधी नीतियों से, हमें दिक्कत है बेरोजगार युवाओं के अहित सोचने वालों से, हमें दिक्कत है उन नीतियों से जो नीतियों ने युवाओं को मतलब उनको बेहाल कर दिया है, उनको परेशान करके रख दिया है। हमें दिक्कत है उस प्राइवेटाइजेशन से जिसकी वजह से युवाओं की नौकरियां जा रही हैं। आप अगर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो करो ना, लेकिन समुचित नौकरियां तो दो भाई, हमें वहां दिक्कत है, हमें दिनेश सरकार से जी, कोई दिक्कत नहीं। आपने इतने सारे नाम लिए कि हमें दिक्कत है, आपको बक्सवा के जंगल से भी दिक्कत है। बताइए, शिवराज जी भोपाल में इतने पेड़ लगा रहे हैं कि बक्सवा में अगर काटने पड़ेंगे तो भोपाल में उनने पहले से ही लगाना चालू कर दिया, अपने जन्मदिन से ये लगा रहा है, उससे भी आपको दिक्कत है। ये तो सिर्फ एक प्रकार से हवाबाजी और कुछ नहीं है। सच्चाई ये है, आपको पता है जो पेड़ लगाया जाएगा जरूरी नहीं कि वो बड़ा हो। कहा जाता है कि अगर 100 पेड़ लगाए जाते हैं 10 सक्सेसफुल होते हैं। उधर आप बक्सवाहा में कुछ चंद नहीं कहते टुकड़ों के खातिर, किसके टुकड़े, मतलब मैं तो कहता हूं पत्थर के टुकड़ों, चंद पत्थर के टुकड़ों के खातिर आप जीवनदायी प्राणदायी मतलब प्राणवायु को देने वाले बक्सवाहा के 2.5 लाख जंगलों को काटने जा रहे हैं, जहां पर लाखों प्रकार की जैव विविधता है, दुर्लभ प्रजाति के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। समझ मेरे नहीं आया कि क्या साइन करते वक्त उन जंगलों को काटने के लिए आदेश देते वक्त क्या कलम थरथराई नहीं, तनिक भी कापी नहीं, क्या तनिक भी याद नहीं आया कि वही प्रदेश है वो जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी हो गई थी। ऑक्सीजन देता कौन है? कोई मशीन नहीं देती है ऑक्सीजन, यही तो जंगल देते हैं। कोई इंसान के पास कोई ऐसी मशीन जो ऑक्सीजन पैदा कर सके, ऑक्सीजन देने की एकमात्र मशीन है जो प्रकृति ने दी है, वो है पेड़ पौधे। इसलिए हमें दिक्कत तो होगी ना, हमारे प्राणवायु है वो, हमसे प्राणवायु लेके हमें कुछ पत्थर देके क्या कर लेंगे? आपको पता है गरीब जनता के पास आएगा हीरा, गरीब जनता के पास आएगा हीरा, मुझे इतना ही मिलता कि कभी हीरा मिलेगा गरीब जनता को और अमीर जनता को दोनों को मिलेगा क्या? ऑक्सीजन। तो हम चाहते हैं बक्सवाहा पर हाथ भी ना लगाया जाए। ऐसा विकास नहीं चाहिए जो विनाश करके विकास किया जाए। क्या करोगे भाई ऐसा विकास करके? मुझे एक बात बताओ, क्या करोगे आप? दिनेश जी, हमें आपके हेड से प्रॉब्लम है, लोग डर जाता है बीजेपी वाला, मामा को सपने में आपका चेहरा दिखाई देता है, एकदम उड़ जाता है वो, तो कोई दूसरा करो, पूरा भोपाल का पहचान बन गया, पूरे एमपी का के हेड में बिल्कुल अलग से नजर आता है। देखिए क्या है, मामा जी अगर मुझे पहचानते हैं, मामा जी को अगर मैं नींद में आता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं दिन भर उनको याद करता रहता हूँ। मामा है ना मेरे, और मामा भांजे का संबंध इतना प्यारा होता है कि जैसे मामा भांजा याद करता है, मामा को पता चल जाता है। इससे पता चलता है कि हाँ, मामा को भी पता होना चाहिए कि युवाओं के साथ दिक्कत है, भांजे परेशान है, तो भांजों के लिए भर्तियां देनी चाहिए। साथ ही साथ में मेरे पास तो कुछ ऐसे भांजे भी हैं, 1 लाख 2 लाख भांजे जो बेचारे ओवर एज हो गए, उनकी क्या गलती है? उम्र की सीमा भी बढ़ा दो जो ओवर एज हो गए, क्योंकि ओवर एज हमारे छात्रों की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। दूसरे राज्य हैं जैसे आप उठा लीजिए, राजस्थान, उसने एज को बढ़ा दिया, उत्तर प्रदेश ने बढ़ा दिया, बिहार ऑलरेडी बढ़ा रखा है। क्यों बढ़ा रखे? उनको पता है कि भैया उनकी सरकारों ने भर्तियां नहीं दी हैं, और जो छात्र ओवर एज हो गया है उसकी गलती नहीं है, सरकार की गलती है। तो सरकार को सुन चाहिए, और सपने में मामा को तो 100% लाखों ऐसे युवा दिखने चाहिए जो बेरोजगार और ओवर एज हो रहे हैं, ताकि भर्तियां भी दें और उम्र सीमा में छूट भी दें। मतलब दिनेश जी, आप चाहता है कि मामा को ब्लड प्रेशर का बीमारी हो जाए, आप जैसे एक आदमी से परेशान है, अगर हजारों युवा आप जैसे हो गए तो मामा तो सरकार नहीं चला पाएगा। नहीं, हम तो नहीं चाहते कि मामा को ब्लड प्रेशर हो जाए, हम तो चाहते हैं बस प्रेशर रहे, ब्लड प्रेशर ना रहे। प्रेशर होना जरूरी है, एक मामूली प्रेशर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है बिना प्रेशर के तो प्रेशर कुकर खाना भी नहीं बनाता है, और बिना प्रेशर के तो वायु दाब की वजह से हम लोग, हमारा शरीर भी नहीं चल सकता है, तो बिना ब्लड प्रेशर के तो हमारे धमनियों में रक्त भी नहीं बह सकता प्रॉपरली, है ना? तो थोड़ा प्रेशर तो जरूरी है, और प्रेशर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, और रहा सवाल की मेरे जैसे और युवा, मेरे जैसे लाखों युवा हैं इस प्रदेश में, वो बहुत होनहार हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। मैं आज बोल रहा हूँ, पता नहीं कल हूं ना हूं, लेकिन वो युवा हमेशा रहेगा। दिनेश सिंह चौहान की रही बात, दिनेश सिंह चौहान एक व्यक्ति है, ऐसे बहुत सारे दिनेश सिंह चौहान है जो काम करते रहेंगे, और हजार क्या लाखों करोड़ों युवा ऐसे हैं इस प्रदेश में जो इस प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में लगे हुए हैं। और एक वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब इस प्रदेश का युवा इस प्रदेश की सत्ता को भी अपने हाथ में लेगा, इस प्रदेश के विकास को भी अपने हाथ में लेगा, और जितने भी बुजुर्ग हमारे हैं
उनसे हम मार्गदर्शन लेते रहेंगे, उनको घर में बैठाएंगे कि आप बैठिए कहाँ, हमारे शिष्टमंडल में हमें मार्गदर्शन दीजिए कि काम कैसे करना है, क्योंकि अब वक्त आ गया है युवाओं का। दिनेश जी, आपकी बातों से बिल्कुल आपने मामा को घर बैठाने की तैयारी कर लिया दिनेश जी। हम भोपाल आके आपको फिर से पकड़ेगा। अभी तो आप जूम पर हमसे जुड़ा हुआ है, बट शिवराज मामा को ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, आपके जवाबों से, कि बस मंत्रालय में आडवाणी जी की तरह बैठ जाइए घर पे और मार्गदर्शन दीजिए प्रदेश की जनता को। हाँ, तो जरूरी है ना। ये सिर्फ बात शिवराज सिंह चौहान जी मामा को नहीं है, जितने भी नेता मंत्री, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वो वक्त ज्यादा दिन दूर नहीं है कि आपकी जो वरिष्ठता है, वो वरिष्ठता सिर्फ आपसे मार्गदर्शन ली जाएगी। वो दिन ज्यादा दिन नहीं, बहुत जल्द वो दिन आने वाले हैं। इन कुर्सियों पर ये कितना भी पैसा बांटे, दारू बांटे, कपड़ा लत्ता बांटे, लोग पैसा दारू सब इन्हीं से लेंगे, पर वोट उसी को देंगे जो इनके हक के लिए सही होगा। वो अब देखिएगा कुछ ही समय में एक हवा चलेगी। आपने देखा था कि रातों रात किस्मत पलट गई थी दिल्ली की। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, दोनों का पत्ता नहीं हिला वहां पर। आपको पता है, आम आदमी पार्टी अचानक आई और आज राज कर रही है, और साथ ही साथ में प्रदेश का, अपने प्रदेश का अच्छा काम कर रही दिल्ली की सरकार। ऐसे ही होने वाला है मध्य प्रदेश में भी, आप देखिए। दिनेश जी, फोन आ रहा है मामा जी का, लगता है आपकी बात मामा जी तक पहुंच गई है। हम मामा जी को अवगत कराता है आपकी बातों से, और भोपाल आके आपसे बहुत बढ़िया। मिलेगा। भोपाल आके आपके विचारों को और जानेगा हम दिनेश जी। और आपने जो समय निकाला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भंवर लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जानता हूं कि आज आपने बीजेपी का बहुत पक्ष लिया, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का, बीजेपी का पक्ष लेने से पहले एक चीज का अच्छे ध्यान रखिएगा, बेरोजगारों का पक्ष लीजिए, क्योंकि बेरोजगार बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, सपा भी है, ये सब कुछ है बेरोजगार, ध्यान रखिएगा। दिनेश जी, बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, सब बेरोजगारों को राष्ट्र प्रेम सिखा रही है वो। राष्ट्र है कौन, पहले तो डेफिनेशन जान लीजिए। इस धरती का, भारत की टेरिटरी के अंदर हर एक पौधा, हर एक पेड़, हर एक जंतु, हर एक जीव, हर एक लड़का, हर एक लड़की राष्ट्र है। कांग्रेस में है वो भी राष्ट्र है, समाजवादी पार्टी में वो भी राष्ट्र है, मैं भी राष्ट्र हूं, आप भी राष्ट्र है। ये इस टेरिटरी के अंदर, इस परिधि के अंदर जो भी चीज है, सब कुछ राष्ट्र है। अर्थात हम सब कोई राष्ट्रवादी है। कोई अपने आप में न टैग ना लगाए कि वो राष्ट्रवादी है। राष्ट्र की डेफिनेशन पहले कंप्लीट करिए। दिनेश जी, आगे चर्चा को हम भोपाल आपके साथ बढ़ाएंगे। अभी अनुमति लेना चाहेंगे आपसे, मामा का फोन आ रहा है। जी जी, ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर, थैंक यू।